जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं जो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर किए हैं, उन्हीं के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1927 में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। मतलब महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने महाविस्फोट सिद्धांत दिया था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? रॉबर्ट वैगनर होगा, जॉन व्हीलर होगा, जॉर्ज लेमेत्रे होगा या एडविन हब्बल होगा। तो आप लोग भी प्रयास करें कि कमेंट करके बताएं, तुरंत का तुरंत जवाब देते रहें कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा सही होगा। ठीक है, तो अपने लोगों का जो सही उत्तर होगा वो होगा बेटा जॉर्ज लेमेत्रे। क्या होगा? जॉर्ज लेमेत्रे होगा। ठीक है, हमारा सही उत्तर क्या हो गया बेटा? जॉर्ज लेमेत्रे हो गया। अब देखिए, एडविन हब्बल की अगर हम बात करें, एडविन हब्बल ने इन्होंने 1929 में यह सिद्ध किया था कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा जॉन व्हीलर जो थे, इन्होंने 1967 में पहली बार ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं बेटा, फिर भी हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ रिवीजन भी कर ले रहे हैं। रॉबर्ट वैगनर के द्वारा इन्होंने 1967 में इस सिद्धांत को क्या किया था? विस्तृत व्याख्या की थी। किसकी? बिग बैंग थ्योरी की विस्तृत व्याख्या करने का काम किया था रॉबर्ट वैगनर ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय विलक्षणता नामक बिंदु की क्या विशेषता थी? विशाल आकार था, अनंत घनत्व और तापमान था, शून्य गुरुत्वाकर्षण था, केवल हाइड्रोजन गैस थी। तो आपको इसका जवाब देना होगा कि इसमें क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन गैस थी या फिर विशाल आकार का था या फिर अनंत घनत्व और तापमान था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? अनंत घनत्व और तापमान देखने को मिला था हमें, हमने इस चीज को स्पष्ट भी किया था। विशाल आकार की बात करें, स्रोत के अनुसार सिंगुलरिटी एक अत्यंत सूक्ष्म पिंड था। हमने बताया था पहले, ये बड़ा था, धीरे 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 छोटा हुआ, तब इसको विलक्षणता नाम दिया गया था। ठीक है, विशाल नहीं था। ठीक, तो ये गलत हो गया। और ये हमने बता ही दिया, अनंत घनत्व और तापमान इसमें था। इसके अलावा बेटा शून्य गुरुत्वाकर्षण की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर कैसा था? गुरुत्वाकर्षण अनंत था, उच्चतम था, यानी अनंत स्तर पर था। केवल हाइड्रोजन गैस थी। सिंगुलरिटी के समय पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ था, यह विस्फोट के बाद की प्रक्रिया है। ये जो हाइड्रोजन गैस वगैरह जो भी अन्य चीजों का जो निर्माण हुआ वो विस्फोट के बाद हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तारे के रंग और उसकी अवस्था के संबंध में नारंगी रंग का तारा क्या दर्शाता है? जो तारा नारंगी होता है वो क्या दर्शाता है? युवा तारा होगा, वृद्ध तारा होगा, मृत तारा होगा या प्रौढ़ तारा होगा। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, कौन सा सही होगा। चलिए, तो कमेंट करके फटाफट बताइएगा। तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रौढ़ तारा। क्या हो जाएगा? प्रौढ़ तारा। नारंगी तारा होता है, नारंगी रंग का तारा होता है, वो बेटा कैसा होता है? प्रौढ़ तारा होता है। तारे का नारंगी रंग उसके विकास की मध्यवर्ती या प्रौढ़ अवस्था को इंगित करता है, यानी मध्यम आयु का तारा होगा। मृत तारा ब्लैक होल या कृष्ण विवर्त में बदल जाता है, जहां से कोई रंग नहीं दिखाई देता, यानी कि जो मृत तारा होता है वो ब्लैक होल में बदल जाता है। वृद्ध तारे की बात करें, तारे जब अपनी अंतिम अवस्था या वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो सिर्फ वो लाल रंग का रह जाता है। युवा तारा आमतौर पर नीले या सफेद रंग की रोशनी छोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है बेटा, चंद्रशेखर सीमा का मान कितना निर्धारित किया गया है? तो बेटा ऑप्शन ए कह रहा है 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, बी कह रहा है 2.2 सूर्य का द्रव्यमान, 13.7 सूर्य का द्रव्यमान या फिर 4.5 सूर्य का द्रव्यमान। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, 1.44 गुणे सूर्य का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा होता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बाकी क्या है? मान हमारी पड़ोसी आकाश, यानी कि जो 2.2 प्रकाश वर्ष जो है वो हमारी जो बगल की आकाश गंगा है कि दूरी के अंक से मिलता जुलता है, ना कि किसी द्रव्यमान सीमा से। ये आकाश गंगा जो हमारी दूसरी पड़ोसी आकाश गंगा है देवयानी, उसकी दूरी है। इसके बाद 13.7 ब्रह्मांड की आयु है ना।
इसके अलावा 4.5 यह जो है वो हमारी पृथ्वी की आयु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तारे के निर्माण की प्रक्रिया में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन किस तापमान पर शुरू होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब घर्षण स्टार्ट हुआ और घर्षण स्टार्ट होने के बाद ये प्रक्रिया चली तो तापमान पहुंच गया था 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, और तब जाकर के क्या हुआ था, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन से हीलियम में बदलना। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन से हीलियम में बदलना। वो दिया है 4 करोड़ डिग्री सेल्सियस, भैया ये नहीं होगा। 4.7 अरब वर्ष पुराना हमारा सूर्य है। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस सही होगा। 3.8 लाख डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। 10⁻32 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। 3.8 लाख जो दिया है साल को दर्शाती है, यानी यह संख्या 3.8 लाख साल को दर्शाती है जब CMBR का निर्माण हुआ था। याद आया कुछ? 10⁻32 यह ब्रह्मांड के फैलाव की शुरुआती समय है। जब विस्फोट हुआ था उसी समय क्या हुआ था, ब्रह्मांड फैलना स्टार्ट हुआ था, यानी कि 10⁻32 सेकेंड के बाद ब्रह्मांड फैलना स्टार्ट हो गया था महाविस्फोट के बाद। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के बारे में इनमें से कौन सा तथ्य सही है। पहला है हमारा सौरमंडल इसके केंद्र या बल्ज में स्थित है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो साइड पर स्थित है। इसका आकार आयताकार है, आयताकार है क्या, नहीं है। इसमें केवल 27 तारे हैं, गलत बात है। इसमें सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, इसे सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था, यही सही होगा। भाई तारामंडल है 27, न कि तारे, याद रखना। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसका आकार कैसा है, मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। ये पूरा रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है, ये याद रखना और जितना हो सके उतना आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है बेटा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के संबंध में क्या सत्य है। ब्रह्मांड का पहला प्रकाश, याद आ रहा है कुछ? तो इसकी खोज हब्बल ने की थी। यह केवल रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। यह तारे के ब्लैक होल बनने पर निकलता है, गलत बात। यह ब्रह्मांड की पहली, ये देखिए, यह ब्रह्मांड की पहली रोशनी है, CMBR यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये ब्रह्मांड की पहली रोशनी है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा के बारे में क्या विशेषता बताई गई थी। और आप लोगों ने अगर अच्छे से वीडियो को समझा होगा और क्लास को समझा होगा तो सारे सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हैं। यह तारों की युवा अवस्था है। क्या चीज, न्यूट्रॉन और पल्सर तारा कब बनते थे, विस्फोट के बाद बनते हैं ना, यानी कि ब्लैक होल बनने से ठीक पहले का जो स्थिति होती है वो न्यूट्रॉन या पल्सर तारे में बदल जाते हैं। याद आ रहा है? तो यह तारे की युवा अवस्था तो हो ही नहीं सकती। यह प्रकाश को परावर्तित करता है, नहीं करता है। कौन करता है, ब्लैक होल करता है। यह लगातार रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 70% होती है, नहीं, क्योंकि यह सिर्फ न्यूट्रॉनों का बना होता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला क्या कह रहा है, ब्लैक होल यानी कृष्ण वेबर जिसे बोलते हैं हिंदी में, के संबंध में सापेक्षता के सिद्धांत का आधार लेकर किसने भविष्यवाणी की थी। एडविन हब्बल ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जॉन व्हीलर ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, किसने की थी। तो भैया क्या सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन हो जाएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसको हम टिक करते हैं, कौन सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन सही हो जाएंगे। एडविन हब्बल ने क्या किया था, ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताया था, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कौन है, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा दी थी, याद आया ना। जॉन व्हीलर, इसको भी समझ लेते हैं। व्हीलर ने इस खगोलीय घटना को ब्लैक होल का नाम दिया था, लेकिन मूल भविष्यवाणी आइंस्टीन ने की थी। बस इतना अंतर है, इन्होंने क्या किया था, ब्लैक होल नाम दिया था, लेकिन इसकी भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी, आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। चलिए अगले सवाल को समझते हैं बेटा। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल है हमारा, नक्षत्रों के बारे में भारतीय मनीषियों द्वारा कल्पित 28वें नक्षत्र, जो 28वां नक्षत्र हमने बताया था, वैसे कितने हैं, 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जो भारतीय ऋषि हैं वो 28 नक्षत्र बताते हैं। जो 28वां नक्षत्र है का नाम क्या है,
मंदाकिनी है, अभिजीत है, ओरियन है, एंड्रोमेडा है। तो बेटा इसके बारे में हमने बताया था, क्या नाम बताया था? अभिजीत। क्या नाम बताया था? अभिजीत। चलिए आगे समझते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आकाशगंगा की भारी भुजा की मुख्य विशेषता क्या है? सौरमंडल की स्थिति, या फिर मृत प्राय तारे यानी मरे हुए तारे यहाँ मिलते हैं, नवीन तारों का निर्माण होता है यहाँ पर, या फिर अत्यधिक घनत्व होता है। तो जैसा कि हमें पता है, जो आकाशगंगाएं होती हैं उसका जो भारी हिस्सा होता है वहां पर नए तारों का निर्माण होता है। क्या होता है? नए तारों का निर्माण होता है, यानी नवीन तारों का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। महाविस्फोट के बाद समय के किस अंतराल में प्रोटॉन का सृजन हुआ था? प्रोटॉनों के सृजन की बात की गई है। 0.01 सेकेंड के बाद, या फिर 13.7 अरब वर्ष बाद, 10⁻−32 सेकेंड बाद, 10⁻−6 सेकेंड बाद। तो भाई जैसा कि हमें पता है इस समय तो बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट हुआ था, और इसमें क्या हुआ था? ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ था, और 0.01 सेकेंड बाद नाभिकीय प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो इसका मतलब 10⁻−6 सेकेंड के बाद क्या हुआ था? प्रोटॉनों का सृजन हुआ था, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए तो इसको टिक कर लेते हैं हम लोग, ये भी हमारा सही है। तो हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए और 12 में से 12 सही किए, यानी कि 100% हमारा रिजल्ट रहा। राइट 12 हैं, रॉन्ग भी, रॉन्ग हमारे 0 हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये सौरमंडल से संबंधित है, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी केंद्रीय अवधारणा को बदलते हुए यह बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है? ये अवधारणा किसकी थी कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है? क्या गैलीलियो ने कहा था, टॉल्मी ने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था, या केपलर ने कहा था? इसका सही जवाब बेटा क्या होगा? कोपरनिकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोपरनिकस। अच्छा, गैलीलियो ने क्या किया था ये भी समझते चलिए। गैलीलियो ने दूरबीन के माध्यम से खगोलीय अवलोकन किए थे, लेकिन सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। टॉल्मी के द्वारा क्या किया? टॉल्मी प्राचीन अवधारणाओं से जुड़े थे, जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना जाता है। मतलब पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना था टॉल्मी के द्वारा। इसके अलावा केपलर की अगर हम बात करें, तो केपलर ने क्या किया था? केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे, जो ग्रहों की गति है उसके नियम दिए थे, ना कि सबसे पहले सूर्य केंद्रीय मॉडल का प्रतिपादन किया था। तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा, रासायनिक दहन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। जैसा कि हमने बताया अभी पिछले ही जो चैप्टर में ब्रह्मांड वाले में, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पे, तो उस समय नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, ना कि नाभिकीय विखंडन की। तो नाभिकीय संलयन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा? सूर्य की बाहरी चमकदार सतह को क्या कहते हैं, जिसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है? क्रोड कहते हैं, कोरोना कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं, या प्रकाश मंडल कहते हैं? तो भाई जो बाहरी लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्रकाश मंडल कहेंगे, यानी कि फोटोस्फीयर कहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्णमंडल की, वर्णमंडल प्रकाश मंडल के चारों ओर लाल रंग का क्षेत्र है, जिसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। जबकि कोरोना क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, ठीक है। क्रोड की अगर हम बात करें तो क्रोड क्या होगा? केंद्र वाला, यानी कि क्रोड सूर्य के केंद्रीय भाग है, जहां तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है हमें। आगे समझते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की सर्वाधिक मात्रा यानी लगभग 96% पाई जाती है? तो हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग भी जवाब देने का प्रयास करें, साथ ही साथ आप कमेंट में बताते जाएं कि हमारा सही उत्तर क्या है, जिससे आप अपने आप को जांच सकेंगे कि हम जो पढ़े हैं वो हम लोगों ने कितना तैयार किया है अभी तक। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं? देखिए ये जो है मंगल है, और मंगल के बाद बृहस्पति के बीच में ये एक उल्का बेल्ट पाई जाती है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, उल्का बेल्ट। उनको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। क्या हो जाएगा बेटा? मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मंगल ग्रह का रंग लाल होने के मुख्य कारण क्या है? इसको हमने बताया था, जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इस वजह से हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ऐसे ही मंगल ग्रह पर भी क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है। इस वजह से वहां पर भी उसका रंग कैसा दिखाई देता है? हमें लाल दिखाई देता है। इसका मतलब क्या सही होगा? आयरन ऑक्साइड की अधिकता, यानी कि आयरन अधिक पाया जाता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल होते हैं? नहीं होते हैं। कॉपर सल्फेट की उपस्थिति है? नहीं है, मंगल ग्रह पे नहीं। मीथेन गैस का प्रभाव मंगल ग्रह पे तो बिल्कुल भी नहीं है। किस ग्रहों पर है वो भी अभी देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल शुक्र ग्रह पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं बेटा? शुक्र ग्रह पर। कॉपर सल्फेट की उपस्थिति, कॉपर सल्फेट नीला रंग प्रदान करता है, ना कि लाल। कैसा रंग प्रदान करेगा? नीला। कैसा बेटा? नीला रंग प्रदान करता है। कौन? कॉपर सल्फेट। मीथेन गैस का प्रभाव, मीथेन गैस के कारण अरुण ग्रह का रंग कैसा होगा? हरा होगा। अगर मीथेन गैस होगी तो उसकी वजह से रंग कैसा हो जाएगा बेटा? हरा होगा, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम अरुण ग्रह को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? क्योंकि इसकी अच्छे झुकाव 82.5 डिग्री है। तो लास्ट में दो ग्रह हैं, अरुण और वरुण। तो उसमें से जो अरुण ग्रह है उसको मैंने बताया था कि लेटा हुआ ग्रह है। याद आ रहा है कुछ? अगर आपने लेक्चर पूरा देखा हुआ तो याद आ रहा होगा, वो पूरी तरह से लेटा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरुण। क्या हो जाएगा बेटा? अरुण ग्रह। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुण ग्रह। अगर वरुण की बात करें, वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है, लेकिन इसका अच्छे झुकाव अरुण जितना अधिक नहीं है। सबसे दूर स्थित ग्रह है ये। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति का अच्छे झुकाव बहुत कम है और यह अपनी तीव्र घूर्णन गति के लिए जाना जाता है। बृहस्पति जो है 9.5 घंटे में अपना पूरा खुद का, यानी कि 9.5 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगा लेता है। यानी कि अपना खुद का जो दिन अगर देखा जाए तो वह 9.5 घंटे का होता है। यानी कि ये तीव्र गति से घूमने के लिए जाना जाता है। शनि की बात करें, यह अपने छल्लों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि अत्यधिक अच्छे झुकाव की वजह से, क्योंकि इसमें 7 बल पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? लगभग कितना है? 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो पानी से भी कम है, यानी पानी पर भी तैर सकता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी पर भी तैर सकता है? क्या वरुण है? ऐसा नहीं है। क्या बृहस्पति है? नहीं है। शायद पृथ्वी है। क्या शायद जल पे तैर सकती है? क्या पृथ्वी हमारी जो है जल पे तैर सकती है, पानी पे तैर सकती है? शायद नहीं। तो क्या शनि होगा? लग तो रहा है भाई शनि ही होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, हमारे हिसाब से शनि होना चाहिए। अरे ये तो सही हो गया। आगे देखिए, वरुण की बात करें, वरुण एक गैसीय दानव है, लेकिन इसका घनत्व शनि के निम्न स्तर तक नहीं पहुंचता, यानी कि इसका घनत्व जो है शनि ग्रह से ज्यादा है। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति विशाल है, लेकिन इसका घनत्व शनि की तुलना में अधिक है। कितना है? 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है और इसका घनत्व सौरमंडल में काफी अधिक है, लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है औसतन। ठीक है, अगर केंद्र की बात करें तो लगभग 11.5 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लगभग है। ठीक है, तो पृथ्वी देखिए, हर ग्रह के अलग अलग हिस्सों का जो घनत्व होता है वो कम ज्यादा होता है, लेकिन उसका औसतन घनत्व लिया जाता है। तो औसतन घनत्व लगभग कितना है? 5.5 के आसपास है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। हैली नामक प्रसिद्ध धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के अंतराल पर। याद आ रहा है? कितने वर्षों के अंतराल पर? 76 वर्षों के अंतराल पर। 100 वर्ष यानी 1 शताब्दी होती है, 50 वर्ष। हैली धूमकेतु परिक्रमण काल इससे कई अधिक लंबा, यानी कि 76 वर्ष है, जैसा कि हमें पता है। कितना वर्ष है? 76 वर्ष है। 88 वर्ष, 88 दिन बुध का परिक्रमण काल है, जबकि धूमकेतु काल वर्षों में मापा जाता है। वो कितना है? 76 वर्ष। 88 दिन में क्या होता है? 88 दिन में जो बुध है उसका परिक्रमण काल है, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 दिन का समय लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, समझना अच्छे से। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड
किस ग्रह का चक्कर लगाता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यानी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, यानी कौन से ग्रह का है? तो इसमें ऑप्शन दिया है पृथ्वी, नहीं भैया पृथ्वी का तो नहीं है। बृहस्पति का है क्या? शायद हो सकता है, या शनि का है, या मंगल का? मंगल का तो नहीं है, यानी कि डाउट जो होगा वो इन दोनों में होगा, तो डाउट भी खत्म कर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बेटा? बृहस्पति होगा, क्योंकि गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा बेटा? टाइटन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की सतह पर पाए जाने वाले सौर कलंक का तापमान प्रकाश मंडल की तुलना में कितना कम होता है? तो बेटा 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, अर्थात अगर उसका 6000 होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस सतह का तापमान होता है, तो सौर कलंक का तापमान कितना देखने को मिलता है? 4500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? 1500, ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आप लोग भी जवाब देने का प्रयास करें। ठीक है, बाह्य ग्रहों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, बिल्कुल कम होता है भैया। ये चट्टानीय पदार्थों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह कहाँ? आंतरिक ग्रह बने होते हैं, ये भी गलत हो गया। ये आकार में छोटे होते हैं, नहीं, ये आंतरिक ग्रहों की अपेक्षा बड़े होते हैं, गलत हो गया। ये गैसीय पदार्थों से निर्मित हैं, बिल्कुल भैया, ये गैसीय पदार्थों से ही बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा? जब ठोस पिंड सौर मंडल से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर घर्षण से जलने लगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उल्का कहा जाएगा, बौने ग्रह कहा जाएगा, क्षुद्र ग्रह कहा जाएगा, या धूमकेतु कहा जाएगा? तो बेटा जब कोई भी पिंड अगर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वो घर्षण की वजह से, वायुमंडलीय घर्षण की वजह से जब जलने लगता है, तो हम उसको नाम देते हैं, उस पिंड को उल्का। क्या नाम देते हैं? उल्का। और जब जमीन पे आके गिर जाता है, अगर बाई चांस पूरा नहीं जलता है, तो उसको हम कह देते हैं उल्का पिंड। क्या कह देते हैं बेटा? उल्का पिंड। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब मन में जवाब आएगा कि बौने ग्रह, बौने ग्रह जैसे प्लूटो बड़े पिंड हैं जो अपनी कक्षाओं में सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन बौने ग्रह में प्लूटो को क्यों रखा गया? जबकि ये तो बड़ा भी है, इसको ग्रह माना जाता है। 2006 में इसको हटा दिया गया। तो याद रखना, ये क्या करता है? सूर्य के तो चारों ओर घूमता है, लेकिन ये ग्रहों की कक्षाओं को काट देता है। ग्रहों किसी भी ग्रह की कक्षा में घुस जाता है, मतलब किसी के भी घर में घुस जाएगा। तो सोचा कि ये जब किसी के भी चक्र यानी पथ में, रास्ते में चला जाता है, तो इसको क्या किया जाए? ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया जाए, क्योंकि अन्य जो ग्रह हैं वो अपनी सीमित कक्षा, उनकी निर्धारित जो कक्षा है उसी में वो अपना एक चक्कर लगाते हैं, न कि किसी दूसरे ग्रह के पथ या मार्ग में प्रवेश करते हैं, नहीं करते हैं। जबकि प्लूटो ऐसा करता था, इसलिए इसको बौने ग्रह में डाल दिया गया। क्षुद्र ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और वायुमंडल में प्रवेश नहीं करते हैं। क्षुद्र ग्रहों को याद रखना, एक निश्चित सीमा में ये भी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, छोटे होते हैं। धूमकेतु बर्फ और धूल के बने होते हैं, जिनकी एक लंबी पूंछ देखने को मिलती है। ठीक है, जिसे कहते हैं टूटता हुआ तारा। क्या कहेंगे बेटा? टूटता हुआ तारा। मन्नतें मांगते हो। चलिए बेटा, यहाँ पर 14 क्वेश्चन थे, ये हमारे 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। 14 के 14 भी हमारे सही हैं। एक टॉपिक के MCQ और बचे हुए हैं, उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।